प्यारे साथियों, सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों, आप लोगों को हमने करीब अब से 2.5-3 घंटे पहले एक अनुमान के तौर पर एक आकलन का 2 मिनट का वीडियो भेजा था, जिसमें हमने एक अंदाज़ा लगाया था। मुझे एक निश्चित सूचना के आधार पे पता लगा कि संभव है कि आने वाले कुछ दिनों में रिजल्ट आ जाए। उसकी संभावना 2 स्थितियों की थी। एक तो थी कि होली बिफोर, होली बाद, लेकिन कुल मिला के 15 दिन से अधिक नहीं, क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो होली के आने की प्रबल संभावना पहले सैटरडे था, कल संडे है, यानी संडे मतलब जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 12-15 संडे हो चुका है। सैटरडे को वीडियो गया था, तो ये संभावना अब नक्की लगती है कि होली बाद ही रिजल्ट आएगा। जो भी कारण हो, कमीशन जाने, लेकिन इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ही अधिक थी कि हो सकता है आज आ जाए। हालांकि मैंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए उस वीडियो में ये निश्चित नहीं कहा कि आज ही आ रहा है। तो इस वीडियो में ये बात कह के स्पष्ट कर देता हूँ, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई निश्चित सूचना किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर संचालित की जाती है तो वो ठीक नहीं है। मैं भी किसी भी निश्चित सूचना के बारे में नहीं, एक प्रिजम्पशन होता है ना, कि जैसे जो व्यक्ति बॉर्डर पे है वो बहुत बेचैनी में घिरा हुआ है। हमारी तमाम अधिवक्ता बहनें बहुत चिंतित हैं, जो बॉर्डर लाइन से नीचे चले गए हैं उनकी बहुत चिंता है। उन्हीं के लिए वास्तव में रिजल्ट ज़्यादा वो एक डिलेमा का कारण बना हुआ है। कुछ अपवादजनक स्थितियों में ऐसे भी अधिवक्ता बंधु और बहनें हैं जिनके नंबर सेफ हैं, लेकिन उनको यकीन नहीं होता, उनको डराने वाले बहुत हैं। आपको बताऊं एक रोचक आंकड़ा, पता नहीं आदमी झूठ बोल रहा है या सही, भगवान जाने, लेकिन जो व्यक्ति वुमेन में, महिला वर्ग में होते हुए 60 के आसपास नंबर पाए और प्रयागराज छोड़ के घर चली जाए, प्रयागराज में पढ़ के पढ़ाई किया, मेहनत किया, सालों साल कई साल से रहा, लेकिन उसको लोगों ने भड़काया कि 280 के नीचे नहीं होगा, और वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के जाकर के शादी में अटेंड करे गांव में, वो विडंबना नहीं तो और क्या है। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव इस मुद्दे पर आपको शेयर करूंगा एक बार पुनः। इस बीच में कुछ नए अधिवक्ता बंधु भी जुड़े हैं। मैं आपको बताऊं, चाहे सीनियर हो या जूनियर, मज़ा लेने से कोई पीछे नहीं आता। ये मज़ा लेना आदमी तब भी नहीं बंद करता जब आप सफल हो जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है। कोई विनोदी प्रवृत्ति का होता है, कोई शरारती प्रवृत्ति का होता है, कोई शांत प्रकृति का होता है, कोई गंभीर प्रकृति का होता है। तो ये प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप संजोगवश या आपके स्वभाववश आपके पास आजू बाजू विनोदी प्रकृति के लोग हैं, तो आपका बिगड़ा हुआ वातावरण भी वो विनोद में सही रखेंगे, माहौल हल्का रखेंगे। अति केवल गंभीर लोगों का अगर ताना बाना आजू बाजू है तो आपको बेवजह अतिरिक्त रूप से गंभीर कर देंगे। ये दोनों नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ शरारती नेचर नहीं बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी के लिए गंभीरता ठीक है, लेकिन अति गंभीरता यानी अति सर्वत्र वर्जते, अति किसी की नहीं होनी चाहिए। चाहे विनोदी स्वभाव, चाहे शरारती स्वभाव, चाहे गंभीरता ही। गंभीरता कोई औचित्यपूर्ण सर्वसौमुख सर्व प्रमुख गुण में नहीं आता। उसकी थोड़े समय के लिए मतलब अनुशासन परक गंभीरता होनी चाहिए। बिन बात के खींच ना निपोरें, बिन बात का मजा लेने की प्रवृत्ति सबसे, मेरे अपने लाइफ में ये महसूस किया कि जिन्होंने लाइफ में किसी के इंटरेस्ट लिया, मुद्दा कुछ भी हो, असल में लाइफ लास्ट में उसी की झंड होती है ना। ये ध्यान रखें, आप जिसके लिए आप इंटरेस्टिंग हैं किसी भी कारण से, तो आप ये समझ जाएं कि बारी आपकी भी आने वाली है। तो इसमें जो रिजल्ट आने की प्रतीक्षा में जो बेचैनी है, मैं ये अपना अनुभव बताऊं, 2006 का तमाम मौके आए, लेकिन उसके बाद मैं प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन 2006 में मैं एकदम सही मान लिया था कि भाई सीनियर है, हमसे ज़्यादा अनुभवी है, ये हर बात में मामले नॉलेज रखता है, जो कह रहा सही कह रहा होगा। हमने प्री की तैयारी नहीं की, और जब 2006 में 300 के एबव सीटें थीं, जब रिजल्ट आया तो हमको जितना नंबर मिला था, मुझे उस समय याद है, कितना मिला था ये तो अब नहीं याद है, लेकिन ये ज़रूर याद है, भूला नहीं, ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा, कि हमारे मेरिट से 29 नंबर नीचे तक मेरिट गई। 29 नंबर, 1-2 नहीं। लेकिन हमको कह रखा था कि बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं,
हो भी सकता है। रिजल्ट देखिए, वो रिजल्ट आया था लगभग 50 दिन बाद, एग्ज़ाम के 50 दिन बाद आया था। उस ज़माने में, जब हम 6 की बात कर रहे हैं, जब ये डिजिटल युग नहीं था। तो हम आपसे यही कहेंगे कि जो महिला जनरल की होके 260 या उसके ऊपर पाई है, वो इतना सेफ जोन में, मैंने एक कट ऑफ पे अपना वीडियो बहुत पहले 2-3 हफ्ते हो जा रहे हैं बनाया था, उसको आप लोगों ने बहुत सराहना भी दी है। मैं अभी भी, मेरी आत्मा ये कहती है जो भी संभावित कट ऑफ बने कमीशन की आफ्टर रिजल्ट, उसी के इर्द गिर्द बननी चाहिए। निश्चित तौर पर कहना फिर बेईमानी वाली बात होगी। आप लोग विद्वान जन की श्रेणी में आते हैं। आप टीचिंग लाइन की तैयारी करने वाले, वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले, यहाँ तक कि बुरा लग सकता है सिविल वालों की तैयारी करने वालों से भी ज़्यादा मैच्योरिटी रखते हैं, उसका परिचय दीजिए। आप अन्य ग्रुप की तरह हुड़दंग मच मचाइए, ना अपने लाइफ में, न किसी अन्य के लाइफ में, न किसी चैनल पर, न किसी ट्विटर पर, न किसी यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। अपना अनुशासन से परिचय दीजिए कि आप समाज के सबसे प्रबुद्ध वर्ग में हैं, भले अधिवक्ता की श्रेणी में हैं। प्री हो जाएगा तो भी, नहीं हो जाएगा तो भी आपका अधिवक्तापना कोई छीन लेगा? ऐसा तो है नहीं कि जुडिशरी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए गैर अधिवक्ता भी अनुमन्य है। और रिजल्ट किसका है? जुडिशरी का ही तो है। तो हम आपसे यही विनती करेंगे कि संयत रहिए, रिजल्ट होली के बाद ही आएगा। और इसी के आसपास ये जो किसी चैनल वाले ने ये भी बता दिया कि इतनी निश्चित कट ऑफ जाएगी, ऐसा बोलने से बचना चाहिए। ठीक है, उतनी चली जाए, लेकिन आप कमीशन के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करें। जो वो उसका राइट बनता है कि वो डिक्लेयर करेगा, एक अंदाजा अनुमान आप कर सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर उस पर सूचना देने के लिए आप अधिकृत नहीं हैं, वही अधिकृत है। तो आप सभी बुद्धिजनों को ये सूचित करते हुए कि आने वाले 10 से 12 दिन के अंदर, यानी नेक्स्ट वीक जो हफ्ता आएगा होली के बाद वाला, उसमें हमें लगता है तुरंत ये रिजल्ट ही आएगा, फिर उसके बाद आगे काम होगा। अब एक संभावना ये भी बन रही है कि 21 मार्च तक यूपी पीसीएस 2022 का इंटरव्यू जब तक ख़त्म होगा, उसके पहले तो ये रिजल्ट दे ही देंगे। इससे ये संकेत मिला आज के घटनाक्रम से, कल के घटनाक्रम से, कि साथ साथ दो काम हो रहा है। एक तो इंटरव्यू चल रहा है, दूसरे यूपीजे का रिजल्ट भी तैयार हो गया है। ये क्लियर सूचना है, रिजल्ट बनकर तैयार है, उसको डिक्लेयर होने की बात है। ऐसा मैं कमीशन के अंदर घुस के अपने आंखों से नहीं देखा हूँ। परफेक्ट कुछ सूचना मिलती है जिसके बारे में कहा जाता है, तमाम लोग कह रहे हैं, मैं भी ये कह रहा हूँ, शायद रिजल्ट बन के तैयार है। लेकिन शायद लगाना पड़ेगा, और आप इस शायद की कीमत समझें। मुतमईन होना, हताश होना, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ना उत्साह में बहुत पगलाएं, ना निराशा के गर्त में जाएं। संतुलित रहें। मैंने क्या कहा उस वीडियो में? यही कहा कि आने की संभावना है, अति संभाव्यता है। तो वो संभाव्यता कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है, 4-5 दिन में हो सकती है, संभव है। होली बाद सही आ गया, आ जाता तो आ जाता, अब तक आप लोग तो क्लियर हो गए होते कि हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, होली बाद ही सही। आज हम कल के वादे के मुताबिक जो सीपीसी पे वाद पत्र हम पढ़ा रहे थे आपको, आर्डर 2 रूल 5, उसी पर कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने कहा था, कल हम जरूर कुछ उस पर कंटिन्यू करेंगे, अतिरिक्त बातें नहीं करेंगे। आप लोग समय बचाइए, सीनियर जूनियर किसी के कहने में मत आइए। वैसे फिर भी मैं बताऊं, अंडर एज वालों को असर नहीं पड़ता, खास करके अगर आपका भाई, माता पिता में से कोई, या आपका कोई परिवार का सहयोगी अगर आपको पैसे दे रहा है, तो आपको इसकी कीमत बिल्कुल नहीं पता चलती कि आप किस नंबर पे हैं, कितना नुकसान कर रहे हैं। आप मचकल्ले करिए, घूमिए, ज़िंदगी को बनाइए रसगुल्ला, एक दिन रसगुल्ला। हालांकि इसमें से यह चीज़ उसी पर असर पड़ती है जो मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है और 10x10 के कमरे में, सड़े हुए कमरे में जिसमें सीलन की महक भी आती है, उसमें रहता है, उसको परेशान करता है। उस व्यक्ति को क्यों परेशान करेगा जिसको गर्मी में एसी की सुविधा है, ठंडी में सब प्रकार के गर्म बिस्तरे हैं, गर्म बिस्तरे पहनता है। वो केवल पद को एक चार्म के तौर पे ले रहा है, उसको हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है। उसके लिए गरिमा उतनी मायने नहीं है जितना भोग मायने है। हम बात जब भी करते हैं, आप हमको जब भी सुने, तो ये क्लियर बता दूं, मुझे किसी व्यक्ति या संस्था या पद प्रतिष्ठा या वर्ग से एलर्जी नहीं है, लेकिन मेरा फोकस है मिडिल क्लास का संकटग्रस्त, संघर्षरत, बेजोड़ मेहनत करने वाला अभावग्रस्त वर्ग।
हम उसके लिए स्पेशली बोलते हैं। हमारे लिए, हमारे दिल में, हमारे जो हमसे बन पड़ता है उसके लिए कुछ ज़्यादा ही जगह है अपेक्षा रिच पर्सन के। क्योंकि मैं ये महसूस किया हूँ, मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ, मुझे भी ऐसे महसूस होता है, चाहे वो क्लास एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, हर क्लास में गरीब है, हर क्लास में संघर्षरत स्टूडेंट है, हर क्लास में बहुत पीड़ादायक स्थिति में है, और हर क्लास में रिच फैमिली है, हर क्लास में भोगी है, हर क्लास में पद को केवल एक औपचारिकता, मैंने कहा ना, केवल पद दिखाने या चार्म के लिए वो चाहता है। पद की अभीप्सा उसकी इस तरीके से नहीं कि गौरव बोध होगा, नहीं, दिखाना चाहिए, दिखा देना है हमें भी, ये भावना है। तो ऐसे लोगों का बहुत मैं इंटरेस्ट उस पर नहीं लेता, लेकिन हाँ, उनमें इंटरेस्ट या प्रेरणा जरूर संचरित करना चाहता हूँ जिनकी औकात लेखपाल बनने की नहीं है, लेकिन वो अपनी मेहनत से इस जुडिशरी की कुर्सी को हासिल करना चाहते हैं। आपके माँ बाप की आकांक्षा, हो सकता है ऐसे पायदान पे आप एज के हों जहाँ वो छूट गई हो, आपसे तमाम लोग निराश हो चुके हों, आप बंद कमरे में सिमट गए हों, ये सब संभव है। लेकिन आप अगर अपनी जिजीविषा को संयत रखते हुए और इन्हीं सब आपाधापी भरी समाज खबरों या उसमें घटनाक्रमों से अगर आप अपने आप को संयत कर पाए, मंजिल तक पहुंच जाएंगे सुओ मोटू। लेकिन इन सब चीज़ों से, थोड़ी थोड़ी चीज़ों से, जैसे किसी ने शोर मचा दिया था कि 25 फरवरी को ही रिजल्ट आ रहा है, अब कुछ तर्कसंगतता कुछ होनी चाहिए। मैं तो खुद भी, आज मैं ये बात स्पष्ट करूं कि कल की डेट पे, यानी 4 फरवरी की डेट, 4 मार्च की डेट पर कुछ बच्चों ने मेरे कमेंट बॉक्स में पूछा था कि सर रिजल्ट कब आ रहा है, तो मुझे अपना निजी अनुमान यही था कि मार्च लास्ट। वो उसका कारण भी मैं बता रहा हूँ, अगर वो बच्चे हमको सुन पा रहे हैं तो इसी कारण से मैंने ये कहा था कि मार्च लास्ट या अप्रैल के सेकेंड वीक में। ऐसा क्यों कह रहा था, उसकी वजह मात्र ये थी कि यूपी एपीओ 2022 का इंटरव्यू जो है वो चल रहा है, 21 मार्च तक होना है, तो मेरा गेस ये था कि 30 मार्च तक वो रिजल्ट आएगा, उसके बाद यूपीजे का रिजल्ट आएगा। लेकिन इस बीच में अचानक ये सूचना आज की डेट में आई मेरे पास कि रिजल्ट बनकर तैयार है, आज डिक्लेयर हो सकता है। मैंने भी थोड़ा अपने सोर्सों पर काम किया, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, कमीशन के भीतर की स्थिति कमीशन जाने, कमीशन अधिकृत है। मैं किसी प्रकार की उस अधिकृत सूचना को प्राप्त करने, गलत ढंग से या सही ढंग से का दावा नहीं करता। हेरसे एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को फ़र्क आप जानते हैं। जब तक आपकी आंख के सामने कमीशन का पीडीएफ ना आ जाए, तब तक क्या है, हेरसे है। और वो भी अपने कान से नहीं, किसी दूसरे कान से सुनी हुई चीज़ कही जा रही है, तो उसका सार जानते ही कितना इंपॉर्टेंस होता है। मौखिक साक्ष्य के तौर पर अपने कान से सुनी गई बात इंपॉर्टेंस रखती है, दूसरे के कान से सुनी गई बात इंपॉर्टेंस नहीं रखती। एविडेंस तो आप जानते ही हैं। तो इन सब बातों का ख्याल रखेंगे। बचे हुए 5 मिनट में हम थोड़ा सा सीपीसी का श्री गणेश करते हैं और यही कल कंटिन्यू रहेगा। पृथक विचारण का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति, ये रूल 6 में है। हम ऑर्डर 5 रूल 5 कंप्लीट कर चुके थे। रूल 6 आप डायरेक्ट खोल सकते हैं और देख सकते हैं। जब आप प्लेंट बनाएंगे तो इसकी भी ज़रूरत आएगी, क्योंकि जुरिस्डिक्शन में जो भी सिविल जज इस पर देखेगा उसका ख्याल होगा कि क्या इस मामले की ट्रायल, विचारण अलग से हो या इसी के साथ हो। तो रूल 6 देखिए, जहाँ न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि एक ही बाद में वाद हेतुकों के संयोजन से विचारण में उलझन या विलंब हो जाएगा। अब उसमें कोई बहुत तकनीकी कारण नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सीपीसी अगर ईमानदारी से पढ़ें तो आपको सरल सबसे लगेगा, सबसे ज़्यादा व्यवहारिक है ये। मकसद क्या है, क्यों नहीं साथ जोड़ा जा सकता, क्योंकि उस मसले के निराकरण को अगर साथ साथ लेके चलेंगे तो विचारण में उलझन या विलंब, अब ये जेन्युइन कारण है, कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई चीज़ डिले करवा रही है तो उसको 16 अलग से विचारण कर लेते हैं, यूं ही सी बात है। या ऐसा करना न था असुविधाजनक होगा, वहां न्यायालय पृथक विचारण का आदेश दे सकेगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए संयोजित करके मामला फैक्ट एंड इशू तक आ गया, फिर पता चल रहा है कि इसको एक साथ ट्रायल करना मुश्किल है। रूल 6 कहता है 2 का
कि मजिस्ट्रेट को ये पावर है, न्यायालय को ये पावर है कि उसको पृथक विचारण के लिए आदेशित कर सके। तो ऐसा अन्य आदेश दे सकेगा जो न्याय के हित में समीचीन हो। फिर आता है रूल 7, कुसंयोजन के बारे में आक्षेप। मान लीजिए वाद हेतुकों के कुसंयोजन के आधार पर सभी आक्षेप यथासंभव शीघ्रतम अवसर पर किए जाएंगे और ऐसे सभी मामलों में जिनमें विवादक स्थिर किए जाते हैं ऐसे स्थिरीकरण के समय या पहले किए जाएंगे। अगर कुसंयोजन यानी किसी को गलत ढंग से उसमें वाद का पक्षकार बनाया गया है तो उन स्थितियों में क्या किया जाएगा, अगर आपको आपत्ति है सामने वाले को, तो जब वाद स्थिर नहीं किया गया है, वाद बिंदु तय नहीं किया गया है, या तो वाद बिंदु के तय करते समय तक या उसके पहले ही आपत्ति कर लो। अगर वाद बिंदु बन गया तो फिर आप उस पर आपत्ति करने के हकदार नहीं रहेंगे, ये रूल 7 कहता है। वाद के प्रक्रम में वाद की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। वाद पत्र का दाखिल किया जाना, अब इसमें विचारण का एक रूपरेखा माइंड में आप रखिए। इसका आपके प्लेंट में तो खास मतलब नहीं है, लेकिन ये बातें जो मैं बोलने जा रहा हूँ जब जजमेंट में आएंगे आप तो इस पर आपका एक एक प्रक्रियात्मक बातें महत्वपूर्ण होंगी। क्या? वाद पत्र का दाखिल किया जाना, समन जारी किया जाना, लिखित कथन का तैयार किया जाना, उसी क्रम में ये बातें हैं। फिर विवादक की संरचना करना, साक्ष्य प्रस्तुत करना, बहस करना, डिक्री अपील, फिर सेकेंड अपील, फिर रिव्यू पिटीशन, फिर रिवीजन, क्रियान्वयन इत्यादि। तो इस तरीके से आगे इसका सब कुछ होता है। अब जो बातें थोड़ी सी करना चाह रहा हूँ, हालांकि ये प्लेंट की बातें सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं, लेकिन आपको जूरिसडिक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि प्लेंट में आप जिस पर आप जूरिसडिक्शन दिखाएंगे कि फला कोर्ट में फाइल मेरी प्लेंट वाली जाए, कैसे तय करेंगे? तो उसके लिए आप आइए सेक्शन नंबर 26 देखते हैं जो प्लेस ऑफ सुइंग की बात करता है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 26 के अनुसार हर वाद को वाद पत्र प्रस्तुत या उपस्थित करके अथवा ऐसे अन्य प्रकार से जैसे विहित किया जाए संस्थित किया जाएगा। प्रत्येक वाद पत्र में तथ्यों को शपथ पत्र द्वारा सिद्ध किया जाएगा। यही मैं कह रहा था कि जो लड़का अपने पूरे प्लेंट के कहे गए तथ्यों को, अनुतोष की शर्तों को सत्यापित नहीं करता, वो उसके पूरे प्लेंट पर 0 नंबर। सत्यापन बहुत इंपॉर्टेंस है ना, कि मैं शपथ पूर्वक साबित करता हूं कि ये कथन मेरे द्वारा कहे गए हैं, समझ रहे ना सत्यापन। तो वो चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इस बिंदु पर आर्डर 4 रिलेवेंट है। उसके आर्डर 4 के नियम 1 के अनुसार हर वाद न्यायालय को या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी को वाद पत्र 2 प्रतियों में प्रस्तुत करके ही संस्थित किया जाएगा। यहाँ तक कि सीपी के सिविल मामले में 3 प्रतियां होती हैं, लेकिन ये जो व्यवहारिक तौर पर जो होता है कि 2 प्रतियों में वाद पत्र रखा जाता है। इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी को वाद पत्र 2 प्रतियों में प्रस्तुत करके संस्थित किया जाएगा। वाद पत्र की परिभाषा सिविल प्रक्रिया संहिता में कहीं दी नहीं गई है। प्लेंट क्या होता है इसके बारे में कहीं समझाया नहीं गया, परंतु साधारण शब्दों में वाद पत्र का अर्थ ऐसे कथन या दस्तावेज से लिया जा सकता है जिसे न्यायालय अथवा इस निमित्त प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, उसे प्लेंट कहते हैं। वाद पत्र में वाद हेतुक और उन आधारों का उल्लेख होता है जिसके आधार पर अनुतोष प्राप्त करने का मांग किया जाता है। आर्डर 4, अब देखिए आर्डर 2 हम पढ़ के पूरा आर्डर 2 के रूल 7 तक पढ़े हैं। फिर आपको देखिए आप एक पेपर प्लेन पर लिख के ये कर लें। आर्डर 2 से 1 रूल, आर्डर 2 रूल 1 से रूल 7 तक, सेक्शन 26 प्लस आर्डर 4 रूल 1 और रूल 2। आर्डर 4 रूल 2 के अनुसार न्यायालय हर वाद की विशिष्टियों को उस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तक में जो सिविल वादों का रजिस्टर कहलाएगी प्रविष्ट करेगा। समझ लीजिए, न्यायालय की ड्यूटी है कि हर केस की विशिष्टियों को उस प्रयोजन के लिए पुस्तक में सिविल वादों का रजिस्टर कहलाएगी प्रविष्ट कराएगा, और ऐसी प्रविष्टियां हर वर्ष उसी क्रम संख्या में संख्यांकित होंगी। जैसे एडीआर है, इलाहाबाद का जो ये या AIR है, ऑल इंडिया रिपोर्ट, जो मतलब हर मुकदमा उसी टाइम पे डेट पे पंजीकृत होता जाता है। वादपत्र ग्रहण किए जाएं, ऐसी प्रविष्टियां हर वर्ष उसी क्रम में संख्यांकित होंगी जिस वादपत्र पर और ग्रहण किए जाएं। अब आइए धारा 15। धारा 26 हम देख चुके, धारा 15 क्यों आया? वह न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किया जाना है। हर वाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जो उसका विचारण करने के लिए सक्षम है। अब कौन सा मामला किस कोर्ट में विचाराधीन है, इसके लिए सूची का अवलोकन करना जरूरी होता है। अगर क्रिमिनल मैटर है,
आप ध्यान देंगे, वाद वहाँ संस्थित किया जाएगा, धारा 16 भी कहती है किसी विधि द्वारा विहित धन संबंधी या अन्य परिसीमाओं के अधीन रहते हुए बाद, अगर धारा 16 में इतनी चीज़ों के अस्थावर संपत्ति से अगर बंटवारे का विवाद है, अचल संपत्ति के बंटवारे का विवाद है तो सेक्शन 16 अप्लाई होगी। और भाटक या लाभ, किराया या बेनिफिट, अस्थावर संपत्ति के प्रत्युद्धरण यानी दोबारा कब्जा हासिल करना से संबंधित बात है, या अस्थावर संपत्ति के मार्गेज या चार्ज या प्रोबंध या विक्रय या मोचन के लिए सूट है, या अस्थावर संपत्ति में किसी अन्य अधिकार या हित के अवधारण के लिए कोई मैटर है, या अचल संपदा में कोई दोष या डैमेजेज के लिए कोई वाद है, या करस्थम या कुर्की के वस्तुतः अधीन जंगम संपत्ति, चल संपत्ति कुर्की में उसके एक बार कुर्क हो चुका है, उसके प्रत्युद्धरण का मसला है। समझ रहे हैं? तो उस न्यायालय में संस्थित किए जाएंगे। ये सारे मैटर, जो ये 6 प्रकार के मैटर हमने गिनाए, ये 6 के 6 मैटर ऐसे न्यायालय में संस्थित किए जाएंगे जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह संपत्ति स्थित है। यानी मान लीजिए आपको ऐसे किसी प्रॉपर्टी के बंटवारे का मसला है, जो आप तो रहने वाले हैं मान लीजिए गोरखपुर के, लेकिन आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी के बंटवारे के विवाद में हैं जो प्रयागराज में है, प्रयागराज में आपने खरीद रखी है। तो राजस्व संहिता में भी ध्यान रखें कि राजीनामा जो बेचीनामा जो होता है दर्ज कहाँ होता है, उस जहाँ संपत्ति स्थित है वहाँ की तहसील में। तो अचल संपदा में 2 बातें हैं, एक जोतेदारी एक गैर जोतेदारी प्रॉपर्टी, दोनों में यही रूल फॉर्मेट होता है, जहाँ प्रॉपर्टी स्थित है उसी के जुरिस्डिक्शन वाला कोर्ट। यानी अगर मान लीजिए आपके 2 भाई हैं, दोनों ने मिलकर के प्रयागराज में कोई प्रॉपर्टी ली है और उसके बंटवारे का कोई विवाद हो जाता है, तो आप दोनों रहने वाले भले प्रयागराज के हैं, लेकिन आपका मैटर डील कहाँ होगा, किस जुरिस्डिक्शन कोर्ट में? प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। समझे? कहने का मतलब यही है कि प्रॉपर्टी जहाँ स्थित है, और मैटर इन सब 6 प्रकार से होना चाहिए। वह विभाजन का भी हो सकता है, मार्गेज का भी हो सकता है, विक्रय, मतलब ये जो 6 बताया ये आप 6 समय। अब ये हमारे बकर बकर करने का मतलब क्या है? बकर बकर करने का मतलब ये है कि अगर इससे जुड़ी कहानी आपके एग्जामवा में आ जाए, अगर वो पूरी कहानी इसी संपत्ति के विभाजन का हो, तो आप जुरिस्डिक्शन के लिए क्या सोचेंगे सेक्शन 16 में, कि प्रॉपर्टी जहां स्थित हो तो उसमें लिखा रहेगा कि वो जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है वो लिखा रहेगा किस जिले में कहाँ प्लेस रहे। अब आपको उसी आधार पे जुरिस्डिक्शन अगर नहीं लिखेंगे कि फला, जैसे मान लीजिए कि लिखा है कहानी में कि झांसी जिले में फला प्रॉपर्टी स्थित थी और उस पर ऐसे बंटवारे का केस है, तो अब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट झांसी ऑटोमेटिक लिखेंगे? नहीं लिखेंगे तो नंबर गया, कुछ भी लिखे हों। सबसे मध्य में क्या जुरिस्डिक्शन है तो लिखा रहता है, किस कोर्ट में विचाराधीन होगा मैटर, आपसे यही सब चेक करेगा। अब हम कंटिन्यू करेंगे कल सेक्शन 18 से, और सेक्शन 17 को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। कल सेक्शन 16 पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन इतना जान जाइए सेक्शन 16 में जो 6 कंडीशन है ये मेजर इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम हॉल में प्लेंट लिखने के लिए जो कहानी आएगी उसमें एक कंटेंट की बड़ी सख्त ज़रूरत पड़ती है, जुरिस्डिक्शन को कैसे तय करें। तो अगर ये 6 प्रकार जो आज मैंने सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग बताई, सीपीसी में दीवानी सूट है और उसका प्लेंट तैयार करना है, जुरिस्डिक्शन फोकस करना है, तो आपको क्लियर समझ जाइए कि जुरिस्डिक्शन के लिए आप इसी सेक्शन 16 के तहत उस जिले या उस नाम को या उस प्लेस को खोजेंगे जो जहां वो प्रॉपर्टी स्थित है। ठीक है, आगे कंटिन्यू रहेगा। ज़्यादा कर देंगे बड़ा तो आप लोग सुनने के आदी नहीं हैं। 2 मिनट की वीडियो आप लोगों ने तड़ातड़ लाइक की, उसके मज़े भी लिए, हालांकि वो सूचना मात्र है। तो आप लोग कंटिन्यू रहिए, कल हम प्लेंट को यहीं से आगे बढ़ाएंगे सेक्शन 17 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए विदा दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। एक बार और आपको सूचना दे दें, हमारे टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट पूरा हो गया। 4 तारीख को संविधान का टेस्ट पूरा हो गया। अब 7 तारीख को हमारा संपत्ति अंतरण अधिनियम पर 200 नंबर का टेस्ट है। जो बच्चे अभी भी इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप पर, ये जो नंबर है 7705090393 पर संपर्क कर सकते हैं। हालांकि पहले बैच का जो सीमा रेखा था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसमें जो बच्चे जुड़े हैं उनकी क्वेरी
कुछ बच्चों की कल हो गई है, कुछ बच्चों की आज होगी, कुछ ने अभी लिखा भी नहीं है। तो जैसे जिसका कॉपी आती है उसी हिसाब से उसका क्वेरी होता है। इस टेस्ट सीरीज का और जीएस के बैच के लिए, जीएस का बैच ये है कि अगर आप माइनर लॉ के लिए बिल्कुल शार्ट में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला चाहते हैं जिसमें लगभग 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 30 से 40 सवाल हों, मेरी कोशिश है कम से कम 30 से 40 सवाल, और जो जीके के 150 नंबर में ट्रेडिशनली जीएस आना है जो करंट बेस्ड, उसमें भी इतनी क्लास हो। तो मतलब 20-20 क्लास का मैंने मोटा मोटी हिसाब रखा है कि दोनों मिला करके 40 क्लास। अगर 20 क्लास में माइनर पे दे लग गया तो 60 क्वेश्चन वैसे बन जाएंगे घुमा फिरा के। और अगर 20 क्वेश्चन से 20 क्लास से कम रहा तो एक एक क्वेश्चन में 2 से 3 नंबर क्वेश्चन बनते हैं। और वो क्वेश्चन यूं ही नहीं बना रहा हूँ कि केवल क्लास गिनाने के लिए, नहीं, उसकी अति संभाव्यता है। ठीक है, तो आप इससे भी जुड़ना चाहते हैं तो नंबर यही व्हाट्सअप का है 7705090393। कल हम आपसे फिर एक रेगुलर वीडियो के साथ मिलेंगे संडे के दिन। आज का ही संडे कंटिन्यू है, तो वो शायद मंडे की रात हो। अब हमें विदा दीजिए। इसके पहले एक वीडियो और पहले भी आ सकता था, लेकिन हम वही जो जीएस का क्लास होता है जिस पे स्त्री अशिष्टता का जो एक्ट जो 1986 वाला है उस पर आज क्लास थी। 2 महत्वपूर्ण सवाल उस पर बने हैं, उन बच्चों को हो जाएंगे जो पेड ग्रुप से जुड़े हैं। एक क्लास मैंने दिव्यांग दहेज प्रतिषेध अधिनियम पर ओपन मीडिया डाला है, अगर आप उसको देख रहे हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपके भी हाथ लगे होगी। हिंदी मीडियम में वो क्लास जा रही है, उस मॉडल सेट से आप देख सकते हैं कि हम कैसे उस महत्ता को, या माइनर एक्ट में जो 9 जोड़े गए हैं उसके महत्वपूर्ण पक्ष को कैसे चयनित कर रहा हूँ। एक आकलन, एक डेमो आपके पास है। जुड़ने का नंबर यही है। हमें रुखसत कीजिए, विदा दीजिए। हम फिर मिलेंगे कल। सबको जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।